एटलांटा की नाइट लाइफ की चमक दमक में डीजे अपनी मौसीकी से रात को जिंदा कर देता है, लेकिन तेज धड़कते बीट्स और चमकती रोशनियों के नीचे इसकी परेशान कुन ज़ाती जिंदगी छुपी है और मुश्किल हालात इसकी ज़िंदगी को गंभीर बनाने जा रहे हैं और इसकी बर्बादी का सबब बनने जा रहे हैं। तो आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। होता कुछ यूँ है कि ये शख्स जिसको हम डीजे कहेंगे वो एटलांटा के एक जेंटलमैन क्लब में डीजे है, लेकिन डीजे को एक मसला दरपेश है। और मसला ये है कि बदकिस्मती से उसकी शादी ठीक नहीं चल रही और उसके अपनी बीवी से इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। डीजे की बीवी का नाम टिफनी है और ये दोनों हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते झगड़ते रहते हैं और हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से मुखलिस नहीं रहते। डीजे मुख्तलिफ औरतों के साथ और टिफनी मर्दों के साथ ताल्लुकात में मशगूल हो जाती है। इन दोनों के 2 बच्चे हैं और अपनी हरकतों में वो इतने मगन रहते हैं कि उनको अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं रहता कि अगर उन दोनों में अलहदगी हो जाती है या उनके इख्तलाफात और बहस की वजह से उनके बच्चों की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। ऐसे हालात किसी के भी हों तो उसकी ज़िंदगी तो जहन्नम जैसी होगी और इसको आसानियाँ भी मुश्किलात महसूस होंगी। और डीजे और टिफनी की ज़िंदगी में भी सब कुछ बहुत गड़बड़ होने जा रहा था। होता कुछ ये है कि टिफनी अपने खामन यानी कि डीजे की हरकतों से तंग आ जाती है और उसको वाज़े तौर पे कहती है कि अब वो उसको छोड़ना चाहती है, यानी कि वो उससे तलाक लेने जा रही थी। टिफनी के ये अल्फाज डीजे पर बिजली बन के गिरते हैं क्योंकि वो किसी सूरत अपनी बीवी से अलहदगी नहीं चाह रहा था। इसकी चंद वजूहात थी जो आपको बताते हैं कि डीजे अलहदगी क्यों नहीं चाह रहा था और वह क्यों हर हालत में टिफनी के साथ ही रहना चाहता था। इसकी वजह मोहब्बत नहीं। ऐसा नहीं है कि डीजे अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है और इसलिए वो उससे अलहदगी नहीं चाहता, बल्कि उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि टिफनी की आमदन डीजे की आमदन से कहीं ज़्यादा थी। वो सोचता है कि अगर वो उससे अलग हो जाती है तो वो आसमान से ज़मीन पे आ गिरेगा और उसकी हालत दिवालियन लोगों जैसी हो जाएगी। ना सिर्फ टिफनी की आमदन उससे ज़्यादा थी, इसके अलावा जिस घर में वो रह रहे थे वो भी टिफनी का नाम था। यानी टिफनी की अलहदगी का मतलब डीजे की ज़िंदगी से रंगीनियों का खात्मा। हालात की नज़ाकत को देखते हुए डीजे फैसला करता है कि वो खुद को माशी तौर पे महफूज करेगा और प्लानिंग के तहत वो खुफिया तौर पर बैंक वालों को कॉल करता है। वो बैंक वालों को कॉल सिर्फ इसलिए करता है कि जिस घर में वो रह रहे हैं, यानी कि जो घर उसकी बीवी के नाम है, इस घर के नाम पर वो कर्ज ले ले। इस कॉल के पीछे भी उसकी एक प्लानिंग थी, वो आपको बताते हैं। इस तरीके से अगर डीजे को बैंक वाले कर्ज दे देते हैं तो वो घर टिफनी किसी सूरत नहीं बेच सकती थी, क्योंकि अगर वो उसको बेचना भी चाहती तो उसको कर्ज की रकम वापस करनी थी, लेकिन कर्ज की रकम तो डीजे के पास ही रहना थी। इसलिए डीजे अपने इस प्लान पर अमल करता है। लेकिन जब डीजे बैंक वालों को कॉल करता है तो बैंक वाले उसको वाज़े तौर पे बता देते हैं कि उसकी क्रेडिट रेटिंग इतनी अच्छी नहीं है कि बैंक उसको किसी भी सूरत कर्ज दे सके। अगर एक तरफ डीजे अपनी चालें चल रहा था तो दूसरी तरफ टिफनी भी खामोश नहीं बैठी थी, वो भी चालें चल रही थी। वो डीजे से अलहदगी के लिए एक वकील से रब्ता करती है और उसको वाज़े तौर पे बताती है कि वो डीजे से अलहदगी चाहती है, इसलिए उसको डाइवोर्स पेपर्स तैयार करने का कहती है। बैंक से जवाब होने के बाद जब डीजे देखता है कि हालात उसके बस में नहीं रहेंगे तो उसके दिमाग में मनफी आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं कि वो कैसे इस तरह के इक़दाम करे कि उसकी टिफनी से भी जान छूट जाए और उसका मौजूदा स्टेटस, मतलब कि जो घर है जिसमें वो रह रहा है, वो भी उसके पास रहे। अब डीजे क्या प्लान करता है आपको बताते हैं। डीजे सोचता है कि कैसा रहेगा अगर वो टिफनी को ही दूसरे जहां पहुंचा दे। इस तरीके से ये घर भी उसके पास रहेगा, वो औरतों के साथ ताल्लुकात भी कायम रख सकेगा और साथ ही साथ उसको लोगों की हमदर्दी भी हासिल हो जाएगी। ये सोचने के बाद अब डीजे तहैया कर लेता है तो टिफनी को दूसरे जहां पहुंचाकर ही दम लेगा। मगर कैसे, ये वो सोच थी जो उसको मजबूर कर रही थी कि इक़दाम करे और सोचे कि वो क्या करे। अपने दिमाग में प्लान बना रहा था कि अगर इसने टिफनी को खुद मारा तो वो पकड़ा जा सकता है, जो कि उसके लिए कतई तौर पे ठीक नहीं होगा। इसलिए वो अपने एक दोस्त जिसका नाम हार्ले है उसके साथ रब्ता करता है। हार्ले के साथ डीजे के ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। उसकी वजह यह है कि वो दोनों
बचपन से ही दोस्त थे और हार्ले कभी कभार उसके साथ क्लब में काम करने भी आ जाता था। डीजे हार्ले को अपने प्लान के हवाले से बताता है। वो उसे कहता है कि वो किसी दिन उसके घर चोरी की नीयत से आएगा और इस दौरान वो उसकी बीवी को दूसरे जहान पहुंचा देगा। डीजे और हार्ले की नज़र में ये एक फूल प्रूफ मंसूबा था और इस पर अमल करने के लिए हार्ले हामी भर लेता है और फिर कुछ हफ्तों के इंतजार के बाद वो दोनों इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने जा रहे थे। प्लान के मुताबिक डीजे अपने क्लब में होता है और रात के वक्त हार्ले उसके घर जाता है और खामोशी से घर में दाखिल होकर वो सीधा उस बेडरूम में जाता है जहां पर टिफनी सो रही थी। हार्ले करीब पड़ी हुई किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगाता, जैसे कि उन लोगों ने प्लान किया था कि वो चोरी करेगा ताकि पुलिस को किसी भी किस्म का शक ना हो। लग ऐसे रहा था कि हार्ले घबराहट का शिकार है। वो फौरी तौर पे फुल फ्राई करने वाला सामान निकालता है और टिफनी को 2 बार गोली मार देता है। टिफनी को दूसरे जहां पहुंचाने के बाद हार्ले ने प्लान के मुताबिक घर से कुछ भी नहीं चुराया और फौरी तौर पर वहां से फरार हो जाता है। गोली की आवाज़ सुनकर टिफनी और डीजे के दोनों बच्चे जाग जाते हैं। सुबह 5 बजे जब डीजे अपनी क्लब से वापस आता है और जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि गैराज का दरवाज़ा खुला हुआ है, तो वो 911 पर कॉल करता है और इस तरीके से पुलिस के साथ बात करता है कि जैसे उसको कुछ मालूम नहीं है कि उसके घर क्या हुआ है। वो पुलिस को सिर्फ इतना बताता है कि वो अभी काम से घर वापस आया है, उसने गैराज का गेट खुला हुआ पाया। डीजे के कॉल के कुछ ही देर बाद पुलिस मौका पर पहुंच जाती है और डीजे पुलिस को बताता है कि मेरे बच्चे अंदर ही हैं और मैंने अंदर जाकर देखा मेरी बीवी मुर्दा हालत में थी और किसी ने उसको फायर मारकर हलाक कर दिया था। डीजे की बातें सुनने के बाद पुलिस वाले घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि बेडरूम में टिफनी की लाश पड़ी है। इसके बाद पुलिस घर की बाकी जगहों को भी तलाश करती है, यानी बाकी जगहों की भी वो तलाशी लेते हैं और उनको वहाँ पर खिड़की का एक कटा हुआ पर्दा मिलता है, लेकिन वहाँ पर किसी भी किस्म के कोई उंगलियों के निशानात नहीं हैं या कोई और सबूत मौजूद नहीं है जिससे पुलिस को ये मालूम होता कि घर में कोई वारदात हुई है या कोई चोरी हुई है, क्योंकि ना तो गोली मारने वाले ने बच्चों को कुछ कहा और ना ही उसने घर के सामान की तलाशी ली। इन हालात को देखते हुए पुलिस फौरी तौर पर इस नतीजे पर पहुंच जाती है कि ये महज चोरी का वाक़या नहीं है, बल्कि कातिल ने एक मंसूबे के तहत टिफनी को निशाना बनाया और मौका से फरार होने में कामयाब हो गया। पुलिस अपनी तफ्तीश का आगाज़ कर देती है और पड़ोसियों के घर जो सिक्योरिटी कैमराज इंस्टॉल थे उसकी वीडियो हासिल करती है। वीडियोज़ में देखा जा सकता था कि जिस वक्त टिफनी का कत्ल हुआ था तो एक काले रंग की गाड़ी उनके घर के करीब खड़ी देखी गई थी। वीडियोज़ की क्वालिटी तो इतनी अच्छी नहीं थी कि गाड़ी का नंबर देखा जा सकता। पुलिस ये ज़रूर नोट कर लेती है कि गाड़ी की एक लाइट टूटी हुई है, यानी कि गाड़ी की जो एक हेडलाइट थी वो टूटी हुई थी। ये वाहद सबूत था अभी पुलिस के पास के स्याह रंग की गाड़ी, उसका मॉडल और टूटी हुई लाइट। पुलिस टिफनी के दोस्तों और साथियों से पूछगिछ करती है कि क्या उसके कोई दुश्मन थे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और दोस्तों के साथ गुफ्तगू शनीद के बाद पुलिस के इल्म में आता है कि टिफनी और डीजे के दरमियान अज़दवाजी मसाइल थे और इन हालात की वजह से टिफनी जल्द ही उसे तलाक देने वाली थी। पुलिस डीजे को तफ्तीश के लिए बुलाती है और वो देखती है कि उसकी कहानी में कुछ चीज़ें मेल नहीं खाती। जब पुलिस उससे सवाल जवाब करती है, जैसे जब उसने पुलिस को बताया कि मैं अंदर गया और अपनी बीवी की लाश देखी, मुझे लगता है कि किसी ने उसको फायर मार दिया और वो मर चुकी है। लेकिन पड़ोसी के कैमरे की वीडियो में पुलिस ने देखा कि जब वो घर पहुंचा तो गैराज का दरवाज़ा खुला देखा और वो घर के अंदर जाने के बजाय वहीं से पुलिस को कॉल करता है। तो फिर उसको कैसे मालूम हो गया कि घर के अंदर उसकी बीवी मुर्दा हालत में है, यानी गैराज के बाहर ही खड़े उसने पुलिस को कॉल कर दी और वाक़यात वो अंदर के बता रहा है। इस वक्त पुलिस को उस पर शक गुजरा। पुलिस डीजे का मोबाइल फ़ोन और सेल टावर के रिकॉर्ड्स हासिल करने के लिए वारंट हासिल करती है, जिसके बाद पुलिस को मालूम होता है कि डीजे ने कत्ल से पहले किसी के साथ फ़ोन पर बहुत सारी कॉल्स की थी और सेल टावर के डाटा से पता चलता है कि वो फ़ोन उस वक्त जुर्म के मुकाम पे था जिसके साथ डीजे बात कर रहा था, यानी ये कातिल का फ़ोन था जो उस वक्त डीजे के साथ राब्ते में था और उसके घर था। मतलब ये हार्ले का फ़ोन था। सबूतों की रोशनी में पुलिस हार्ले को भी शामिल तफ्तीश करती है और खामोशी से जब तफ्तीश के लिए आता है तो उसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है। वो कहते हैं ना कि जुर्म कभी छुप नहीं सकता, तो पुलिस भी टिफनी के कत्ल का सुराग लगा लेती है
क्योंकि वीडियोस में जो काले रंग की गाड़ी देखी गई थी, जिसकी एक पार्किंग लाइट टूटी हुई थी, वो गाड़ी हार्ले की थी। एक तरफ सेलफोन का डाटा, दूसरी तरफ हार्ले की गाड़ी, टूटी हुई लाइट और वीडियो। इन सबूतों के कुछ हफ्तों के बाद पुलिस मजीद वर्किंग करती है और फिर डीजे को उसके क्लब से गिरफ्तार कर लिया जाता है। जबकि वहीं पर हार्ले भी पुलिस के हाथ लग जाता है और टिफनी के कत्ल के इल्ज़ाम में इन दोनों को पुलिस अदालत में पेश करती है और इनका ट्रायल शुरू हो जाता है। सबूतों की रोशनी में अदालत डीजे और हार्ले को मुजरिम साबित करती है और उन दोनों को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। होना तो ये चाहिए था कि डीजे अपनी बीवी के साथ बैठकर बातचीत करता, मगर इन दोनों ने ऐसा ना किया और डीजे की मुजरिमाना जहनियत उनकी बर्बादी का सबब बनी। यानी टिफनी दुनिया छोड़ गई और डीजे जेल की सलाखों के पीछे चला गया। डीजे और टिफनी के इख्तलाफात की वजह से इन दोनों के बच्चे जहन्नम जैसी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे।